नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट आज अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपना अपलोड कर रहा हूँ। अपने विचारों को आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। तो आप जैसा समझते हैं कि एक यूट्यूबर होने के नाते मैं देश की राजनीति पर, देश के मुद्दों पर आपसे चर्चा करता हूँ और उस चर्चा के बीच में कुछ सवाल आप लोगों के बीच में मैं छोड़ के चला जाता हूँ। उन पर आप कमेंट्स करते हैं और अपने जवाब जो भी इस चर्चा में शामिल होते हैं तो वो अपने माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों, ये जो चुनाव इस देश में जो संपन्न हुआ, चुनाव 2024, ये कई मायनों में ऐतिहासिक चुनाव था। ऐतिहासिक चुनाव इस लिहाज से भी था कि 1952 के बाद ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव था, तो ये ऐतिहासिक चुनाव था। उसके बाद इसके जो परिणाम आए ये भी ऐतिहासिक आए। मैं इन्हें ऐतिहासिक परिणाम मानता हूँ। इसमें एक जनता की बहुत बड़ी भूमिका है इन परिणामों में, इसलिए देश की जनता को नमन करते हुए इस वीडियो में मैं आपसे अब चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। तो जिस प्रकार से आप देखिए कि सरकार बन चुकी है और शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, और इस सरकार बनने की अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया पर भी थोड़ा सा विचार करें तो राष्ट्रपति जी ने दही खिलाया मोदी जी को, और दही खिलाने के बाद उन्हें रवाना किया और उन्होंने अपना सांसदों का समर्थन पत्र सौंपा। तो ये एक प्रकार से अब आप देखिए कि इस देश के नैरेटिव को कहाँ से कहाँ ले जाने की कोशिश, वो एक तरीका जो बहुत अच्छे तरीके से मीडिया दिखाता है उसको कि दही खिलाना, और ये नहीं, ये संवैधानिक रूप से अगर अपन चर्चा करें तो राष्ट्रपति का जो पद है वो एक बहुत गरिमामय पद है। देश के राष्ट्रपति का जो पद होता है वो बहुत गरिमामय पद होता है। लेकिन ये सब हुआ और देश की जनता, जैसा कि मैंने कहा कि ये मोहब्बत का देश है, और मोहब्बत के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ को दिखाया जाएगा तो उसको लोग ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन संविधान के नज़रिए से सोचने वाले लोग कई चीज़ों पर आपत्ति करते हैं। अब मैं आपसे कुछ मुद्दों की बात करना चाहता हूं कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जो वर्डिक्ट, जो अप्रत्याशित ऐतिहासिक वर्डिक्ट आया है, तो जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ये लड़ाई जो है ये पूंजीवाद के खिलाफ ये पूरी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का जो शासनकाल रहा और उसमें जो पूंजीपतियों के द्वारा ये सरकार को कंट्रोल करके जो चलाया गया, और पूंजीपतियों के हित में जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सरकार बनी है ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसमें बिहार से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, ऐसी 3-4 छोटी छोटी पार्टियाँ, और जेडीयू और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ये दो बड़ी पार्टियों के समर्थन से ये 292 का आंकड़ा छू पाई। ये जो सरकार अभी बनाई गई है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, और अब ये आश्चर्यजनक बात ये है कि इस देश के राष्ट्रपति भवन से अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि लोकसभा में बहुमत जो है वो सिद्ध कब किया जाएगा। बहरहाल समर्थन पत्र दे दिया गया है। अब राष्ट्रपति का अपना एक अधिकार है, उस पर अब वो कब आता है उसका इंतज़ार करते हैं। देश की जनता वेट एंड वॉच की कंडीशन में है और उधर जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया है। तो जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। इसका ट्रिगर पॉइंट है भट्टा परसौल। ये जो सारा जिस समय जो देश में ये जो घमासान चल रहा है, इस घमासान का जो ट्रिगर पॉइंट है वो है भट्टा परसौल, और उसके केंद्र में है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़े और उन्होंने बता दिया कि इस देश के संविधान को, जैसा वो अपने चुनाव में कह रहे थे, और उस संविधान को उन्होंने अपना मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि इस संविधान को हम छूने नहीं देंगे। तो उन्होंने जो कहा, और देश की जनता ने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में कैसे प्रधानमंत्री जी जो 10 साल से मान के चलिए, जिनके जो
काम रहे और जो जो पूंजीपतियों के लिए जिस सरकार ने जो काम किया, और चुनाव में जो इनके जनप्रतिनिधि लड़ रहे थे वो लगातार संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की मांग कर रहे थे। तो संविधान को उन्होंने लगाया, माथे से लगाया, और उसके बाद मान के चलिए उसके बाद ही सारे कार्यक्रम शुरू हुए, शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन संविधान को उन्होंने माथे पे लगाया। तो राहुल गांधी ने देश की जनता को बताया कि संविधान को जब तक विपक्ष है, जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक जनता है, संविधान को इस देश के को कोई छू नहीं सकता। तो ये बात सिद्ध हो गई कि कम से कम सरकार का रुख वो संविधान की तरफ मोड़ने में कामयाब रहे राहुल गांधी जी। और अब जैसा मैं आपसे कहता हूं कि ये पूंजीपतियों से लड़ाई है, तो अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। तो सरकार के गठन पे अगर हम गहराई से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि इस सरकार ने क्या क्या करने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें नीतीश कुमार, जिन्होंने जो आज के समय के किंग मेकर हैं, आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही ये सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। और उनको क्या दिया गया, तो उनको एक ऐसे मंत्रालय दिए गए हैं जिनमें इस सरकार का ये जो पूंजीपतियों के लिए चल रहा है उनके लिए उन मंत्रालयों में कुछ नहीं है। और आप देखिए जिस समय उड़ीसा का भी अभी जो मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो वो इसलिए दिया गया क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि चुनाव परिणामों में किस तरीके से आदिवासियों ने और शेड्यूल कास्ट ने जो संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाले लोग इस देश में हैं, उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए अब मतदान किया। तो एक जाति का सिंबॉलिक, जैसा मैं कहता हूं कि एक राजनीति में एक सिंबॉलिक काम भी होते हैं, तो वो सिंबॉलिक काम किए गए हैं। और बाकी के जो अहम मंत्रालय हैं, अब आप देखिए जैसे कृषि मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जी को शायद कृषि मंत्रालय दिया गया है, तो कृषि मंत्रालय दिया गया है, वित्त मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद आप देखिए वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जो अहम मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं, और इन्हें कुछ नहीं, मतलब जिस प्रकार के मंत्रालय दिए गए हैं वो उस प्रकार के मंत्रालयों में मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इतनी आसानी से चलेगी। लेकिन मैं इसे एक दूसरी दृष्टि से भी देखता हूँ। दूसरी दृष्टि से ये देखता हूँ कि ये सरकार बनी है, ये पूंजीपतियों की भी इसमें एक ताकत लगी हुई है। पूंजीपतियों की ताकत इसलिए लगी हुई है क्योंकि 10 साल में जो काम हुए, और 10 साल में देश में जो भी मान के चलिए, जैसे ये ऐतिहासिक चुनाव था, तो इस 10 साल में इस देश में एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन भी हुआ। किसान आंदोलन भी ऐतिहासिक इसलिए था कि 700 किसानों की शहादत हुई, और 13 महीने तक लगातार चलने वाला वो आंदोलन, और जिसमें किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी और न जाने किन किन नामों से किसानों को बदनाम किया गया। और 13 महीने उनकी बिजली काट देना, और सारे वो जो भी हथकंडे एक आंदोलन को रोकने के लिए जो भी तानाशाही अपनाई गई, और कीलें गाड़ देना, और साथ लेयर के, तो ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन। तो ये किसानों का जो मांग है कि एमएसपी की गारंटी। अब मैं इस सरकार पे बात करना चाहता हूँ कि इस सरकार में जो कृषि मंत्रालय है वो अभी भी इनके ही पास है। जितने दिन भी ये सरकार चलेगी अनिश्चितताओं में, लेकिन चलेगी। अभी तो ये सरकार चल ही रही है, तो उस मुद्दे का क्या होगा। एमएसपी की मांग है किसानों की, और अब किसान अभी जो चुनाव आरंभ होने से जस्ट पहले जो है वो हरियाणा में और पंजाब की बॉर्डर पर किसानों का और सरकार का जो टकराव है वो कंटिन्यू चल रहा था कि वो एमएसपी की मांग। अब देखना है कि इस सरकार में एमएसपी की मांग का क्या होता है। उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्ट्री देखिए, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आज जितने सवाल उठे, चाहे वो राफेल का सवाल उठा हो, या आप देखिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि डिफेंस का जो सारा बजट है वो अडानी जी को दिया जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास है, तो अब उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी सवाल उठे हैं उनकी जांच होती है या नहीं होती है। और जो चंदा का धंधा जो कोर्ट ने जस्ट चुनाव के दरमियान जो कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट से खुलासा हुआ है कि बॉन्ड जो हज़ारों लाखों करोड़ का जो घपला हुआ है, जिसमें नकली दवाइयाँ चंदा देकर बेची गई हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी को चंदा देकर उन कंपनियों ने
लाखों करोड़ का जो फ़ायदा उठाया है, उसकी क्या कोई जांच होती है? क्या कोई जेपीसी का गठन करते हैं या विपक्ष इसकी मांग करता है क्या? तो ये जो मुद्दे जो रन कर रहे थे उस समय से, तो मुद्दे वही हैं। तो ये जो पूंजीपतियों का, जब मैं कहता हूँ कि पूंजीवाद से ये लड़ाई है, तो अब ये देखना है कि सरकार को स्थिर रखने में पूंजीपतियों का भी पूरा पूरा सहयोग मुझे लगता है। वो ऐसे लगता है कि नीतीश कुमार को अगर मंत्रालयों में कुछ नहीं दिया गया है, तो निश्चित है कि इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग इन्हें बनाए रखना चाहते हैं सत्ता में, उनकी पूरे धन की ताकत लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सरकार चल रही है। या नीतीश कुमार जी को अच्छे मंत्रालय ना मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जे का भी अभी कोई पता नहीं है कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जिस तरीके का ये जो इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बॉन्डिंग बहुत कमज़ोर लगती है। तो इसको देखना है कि पूंजीपति इस एकता को कितने दिन तक थाम के रख सकते हैं। और अभी राहुल गांधी जो एक विपक्ष के नेता के तौर पे, और जिन्होंने इन सारे मुद्दों को, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, अब ये जातिगत जनगणना का मुद्दा भी देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये भी खड़ा हुआ है, ये जातिगत जनगणना होती है नहीं होती है, तो ये सारे मुद्दे हैं। अब उसमें पिछड़ा वर्ग के लिए है, SC ST के लोग हैं कि वो जातिगत जनगणना पर आगे लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते हैं, और ये सरकार का क्या व्यवहार रहता है, उसके हिसाब से ये संघर्ष तय होगा। लेकिन सवाल ये खड़ा है दोस्तों, और ये सरकार, मुझे लगता है कि ये सरकार जो चलेगी, इस सरकार को एक तो बचाने की चुनौती है, और दूसरी एक पूंजीपतियों पर ये जो जांचें, ये जो विपक्ष जो मुद्दे उठाता चला आ रहा है, वो सवाल बरकरार हैं। वो संसद में फिर से गूंजेंगे। वो जातिगत जनगणना का मुद्दा गूंजेगा संसद में, वो किसानों का मुद्दा MSP का गूंजेगा संसद में, और गूंजना चाहिए। मैं मतलब इस तरीके से आश्वस्त हूँ कि विपक्ष जो है, इस संसद सत्र को जो जब भी बुलाया जाएगा, इस संसद सत्र में MSP का मुद्दा रखेगा, और बॉन्ड का जो चंदे का धंधा हुआ है, जिसमें देशवासियों को ठगा गया है, उसके लिए जेपीसी की मांग होगी। और ये जो शेयर मार्केट में एक दिन में 30 लाख करोड़ जो निवेशकों का मतलब कितनी जेपीसी कमेटियों की मांग करता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और अपने विचार को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि ये जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट ने देश में एक नए प्रकार का संघर्ष की शुरुआत कर दी है। मैं ये नहीं कहता कि विपक्ष की सरकार 6 महीने में बन जाएगी या साल भर में भी बन जाएगी, लेकिन उसको मजबूती प्रदान करके इस देश की जनता ने इस देश में एक नए संघर्ष की, नए विचारधारा की ओर अब लोगों को मोड़ने की शुरुआत कर दी है। ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ इन नतीजों से। उसका कारण है कि जिस प्रकार से महंगाई, जिस प्रकार से बेरोजगारी, और जिस प्रकार से कंपनीवाद, प्राइवेटीकरण इस देश में हुआ है, ये बहुत ही घातक और बहुत तीव्र गति से जो हुआ है, और ये भ्रष्ट तरीके से भी जो हुआ है, इसकी जांच भी होगी। तो ये सारे ये जो लड़ाई है, चाहे किसानों की लड़ाई हो, अब आप देखिए, मतलब 700 किसानों का शहीद हो जाना। मैं अपने देशवासियों से और सारे यूट्यूबर्स से मैं ये, आप देखिए, ये चुनाव पूरा यूट्यूब बनाम मेन स्ट्रीम मीडिया लड़ा गया। जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया लोग कहते थे, वो अब गोदी मीडिया हुआ, उसके बाद गोदी मंत्रालय हो गया मेरी नज़र में, और उसके बाद अब वो मतलब मीडिया उसको कहना, मैं मानता हूं कि यूट्यूबरों ने जो चुनौती दी है, उसको लड़ने की जो ताकत, और जो उसको एहसास हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया को कि यूट्यूबर्स भी बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो जो भी यूट्यूबर्स से मेरी पर्सनल विनती है, और मेरा तो एक छोटा सा चैनल है ADR अड्डा, जिसमें अभी शायद सारे फीचर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन सभी यूट्यूबर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, संविधान के लिए और MSP के लिए और बेरोज़गारी के लिए आप जितना लड़ सकते हैं आप लड़िए, क्योंकि जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो आप उन लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है। आज़ादी की लड़ाई में हम लोग शामिल नहीं हो सके, लेकिन आज़ादी के बाद आज ये फिर एक मौका आया है पूंजीवाद के ख़िलाफ़ लड़ने का। तो उस लड़ाई में हम जितना भी योगदान दे सकें, सारे यूट्यूबर्स हमें देना चाहिए, और संविधान की बात करना चाहिए, और देश के संसाधनों
को जो लोग लूट रहे हैं उसकी बात करना चाहिए, देश की संसाधनों को बचाने का उसका उचित प्रयोग की बात करना चाहिए। तो आप सभी से मेरी विनती है कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे यूट्यूबर्स ये काम करें, क्योंकि संविधान को बचाना और पूंजीपतियों से देश को बचाने के लिए अगर हमें सच्ची बात करना है, न्याय की बात करना है। जब संविधान को कोई बदलने की बात करे तो उससे प्रश्न करना है। तो इस तरीके की आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते रहें और देश के लोगों की बात करते रहें, नफ़रत को भूलकर मोहब्बत की बात करते रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। तो मैं आपके समक्ष ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि एमएसपी की गारंटी के पर अब किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा, जातिगत जनगणना पे किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा और ये पूंजीकरण जो हुआ है इसके लिए कैसे देश आगे बढ़ेगा। ये सवाल हैं आपके बीच में और आप इन पर विचार करें। नमस्कार, धन्यवाद।